Hey, hello everyone. Welcome to the study topic, and today's topic is accounting principles and concepts. So in this video, we are going to cover three principles. First is matching concept, second is dual aspects, third is revenue recognition. So let's begin with the first principle, which is matching concept or matching principle. The cost incurred to earn revenue is recognized as expense in the period when related revenue is recognized as earned. मीन्स जो भी कॉस्ट आपने इन्वेस्ट की है टू अर्न रेवेन्यू इन द अकाउंटिंग पीरियड, आप उन सारे कॉस्ट को यहाँ पे एक्सपेंस कहेंगे. ठीक है, जो भी कॉस्ट आपने इनकर की है, जो भी कॉस्ट आपने इन्वेस्ट की है टू अर्न रेवेन्यू फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, आप उनको एक्सपेंस बोलोगे. ठीक है, the accounts are usually prepared on accrual basis. The expenses incurred in an accounting period are matched with the revenues recognized in that period. Accounting period आपने पढ़ा था, एक प्रिंसिपल था. ठीक है, हम यहाँ पे accrual basis के अकॉर्डिंग ही हमारा मैचिंग कंसेप्ट करते हैं. ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल बेस्ड है accrual basis पे ही. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं अकाउंटिंग पीरियड के, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं हमें मैच करने हैं उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से. जितनी कॉस्ट हमने इनकर की है उसी से रिलेटेड सारे रेवेन्यूज होने चाहिए, अलग से कोई नहीं होना चाहिए. अगर हमने ये वाली कॉस्ट की है तो उससे रिलेटेड वाले ही रेवेन्यूज हमें मैच करने हैं. मतलब जो भी हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जो भी रेवेन्यू हमने अर्न किया है, उसमें होने वाले या जो उसमें कॉस्ट इनकर है हमें उसे मैच करने हैं, उसके एक्सपेंसेस को मैच करने. मीन्स हमें सारे एक्सपेंसेस को नोट डाउन करना है एज वेल एज हमारे रेवेन्यूज को भी नोट डाउन करना है. अब वो वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो मे बी पेड हो सकते हैं और नहीं पेड भी हो सकते हैं. मतलब जब आप रेवेन्यू लिख रहे हो, रेवेन्यू आपने अर्न किया है तो वो आपके लिए इनकम है, आपने पीएल में इनकम साइड पे लिख लिया. ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट थी आपको उसको भी नोट डाउन करनी है और आपको डेबिट साइड पे लिखना है पीएल के. अब वो पेड है नहीं पेड है इट डजेंट मैटर, बिकॉज हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं. अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो हमें उसे नोट डाउन करना है वेदर दे आर सेटल्ड और नॉट. सो सिंपली मैचिंग कंसेप्ट सेज the expenses incurred in an accounting period are matched with the revenues recognized in that accounting period. सेम अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज से मैच करना है और उन्हें अपने फाइनल अकाउंट्स में शो करना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल मैचिंग कंसेप्ट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. According to this principle, every transaction entered into or by an enterprise has two aspects. First is debit and second is credit of equal amounts. Let's get with an example. Suppose Rahul starts a business with a capital of 1 lakh rupees and there are two aspects of the transaction. The first aspect is the business has an asset of rupees 1 lakh which is cash, while on the other hand it has a liability towards Rahul of rupees 1 lakh as capital of Rahul. अब यहाँ पे ये दोनों चीज कैसे अराइज हुई? कैश सेम 1 लाख रुपीज बिजनेस के लिए कैश एज अ असेट भी है एंड लाइबिलिटी एज अ जो कैपिटल है वो एज अ लाइबिलिटी भी क्यों है. हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है. जब राहुल ने इन्वेस्टमेंट किया है एज अ कैपिटल, सो जैसे ही उसने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का वो क्रेडिटर हो गया टुवर्ड्स बिजनेस. ठीक है, तो जो 1 लाख रुपीज की कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी. तो वो लाइबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे विच इज कैपिटल, एंड सेम वही कैश हमारे लिए असेट भी हो जाएगा क्योंकि वही हमारे लिए कैश भी है. इफ वी शो दिस एग्जाम्पल मैथमेटिकली विच इज कैपिटल, हम इसे इक्विटीज भी बोलते हैं, इक्वल टू कैश और एसेट. ठीक है, अभी क्या है कि ये तो हमने इंटरनल फंडिंग की बात कर दी इस एग्जाम्पल में कि राहुल प्रोपराइटर था बिजनेस का, तो जब उसने प्रोपराइटर ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो हमारे कंपनी या हमारे बिजनेस के लिए वो इक्विटीज होती है. अगर हमने यही फंड्स किसी
बाहर या एक्सटर्नल फंडिंग की है, किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से फंडिंग की है, तो अब उस केस में क्या हुआ, वो हमारे लिए एक्सटर्नल फंडिंग हो गई, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा विच विल बी asset is equal to owner's equity which is capital and plus जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब है जितना भी पैसा आपने बाहर के लोगों से लिया है, मतलब एक्सेप्ट योर प्रोपराइटर, जितने भी लोगों से आपने पैसा लिया है वो जब क्लेम करेंगे तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। तो ठीक है, जो अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी बाहर वाले लोग हो गए और इंटरनल लाइबिलिटी आपका प्रोपराइटर खुद हो गया, ठीक है। तो आप जो ओनर्स इक्विटी है उसे कैपिटल बोलते हैं, और जो क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स जो बाहर से लोग क्लेम करते हैं वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। योर बैलेंस शीट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन विच इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज every transaction entered or every transaction has two aspects which is one is credit and the second is debit। एक ही ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। सेम ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स को लेकर आता है, क्रेडिट एंड डेबिट। आप परचेज करते हो तो किसी आपने परचेज किया है तो आप जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी सेलर है उसका नाम डाल सकते हो, ठीक है, अगर क्रेडिट पे सेल है। तो यहाँ पे क्या है, आपने बुक परचेज की है लेकिन आप दो चीज़ों को इफेक्ट कर रहे हो, दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहे हो। एक आपने परचेज को डेबिट किया, साथ ही साथ आपने कैश या जो सेलर है उसको भी क्रेडिट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स को ले रहे हो विच इज योर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। दिस इज ऑल डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. Let's understand with an example. Suppose an enterprise sells good in February 2019 and receives the amount in April 2019. सेल February 2019 में की है एंड उसका अमाउंट जो है, जो उसका सेटलमेंट है वो 2019 अप्रैल में हो रहा है। सो यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन कैसे होगा? रेवेन्यू ऑफ दिस सेल जो आपने February 2019 में की थी should be recognized in the February 2019 when the goods are sold। जब ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है, February 2019 में जब आपने सेल की थी उसी दिन उसी डेट का ही आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड होगा। आपको पैसे कब मिले इट डजंट मैटर, बट जब आपने वो ट्रांजैक्शन किया है उसी टाइम पे ही आपका रेवेन्यू रिकग्निशन फॉलो किया जाएगा, विच इज रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकग्नाइज्ड इन दी February 2019 when the goods are sold. It is so because the legal obligation has been established upon sale in February 2019। जो लीगल ऑब्लिगेशन है रेवेन्यू रिकग्निशन की वो February 2019 में ही होगी। आपको पैसे कब मिल रहे हैं वो अलग बात है, बट वो सेल किस दिन हुई है आप रेवेन्यू उसी दिन पे ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो आपको जब वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा तभी आप उसे कहोगे कि ये मेरे लिए अभी मुझे रेवेन्यू नहीं मिला है, ये पेड नहीं है, सेटलमेंट नहीं हुआ है इसका, ठीक है। आप रेवेन्यू उसी दिन ही रिकॉर्ड करोगे जिस दिन सेल या परचेज हुई, सेल हुई है आपके बिजनेस में, ठीक है। आपको पैसे कब मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हमें ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड करने ही करने। तो जिस दिन सेल हुई है उसी दिन का ही हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है, उसी दिन पर ही रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि जो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन उसी दिन पर ही बनेगी और किसी दिन पर नहीं बनेगी। आपको पैसे कब मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, जिस दिन सेल हुई है वही लीगल ऑब्लिगेशन है टू रिकॉर्ड दैट रेवेन्यू, ठीक है।
So this is all revenue recognition, where you have to be being realized when a transaction has been entered into and obligation to receive the amount has been established. So this is all. थैंक यू. आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल्स समझ में आए हों. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, drop your queries in comment section. Thank you for watching. Thank you.